हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले हम देखते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स तो नाम हमने पहले भी सुना है। कहाँ सुना था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट थे। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। क्या किया था? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों बोला गया था? क्योंकि इसके ऊपर टाइनी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे? टाइनी ग्रेन्यूल्स। और इन टाइनी ग्रेन्यूल्स का नाम क्या था? राइबोसोम्स। क्या था? राइबोसोम्स। तो हाँ, ये वही राइबोसोम्स है। कुछ राइबोसोम्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ राइबोसोम्स हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स करते क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स क्या कर रहे थे? प्रोटीन सिंथेसिस। तो हाँ, हमने वहाँ पे एक बोला था, एक लाइन बोली थी कि जहाँ जहाँ राइबोसोम वहाँ वहाँ प्रोटीन। हर जगह वही यूज होगा, जहाँ जहाँ राइबोसोम वहाँ वहाँ प्रोटीन। तो अब यहाँ पे राइबोसोम है, ये राइबोसोम कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है, या फिर हम बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है। तो ये क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो जो हमारा राइबोसोम्स है, राइबोसोम का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन काम एक ही है, क्या करना? कि प्रोटीन को बनाना। क्या करना? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम हम प्रोटीन तो खाते हैं, फिर हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे बन रहा है? हाँ, हम प्रोटीन खाते हैं, बट हमारी जो हम बाहर से जो प्रोटीन लेते हैं वो हमारी बॉडी को पूरी तरह से एक्टिव डे टू डे जो हम काम करते हैं उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं होता। तो हमारी बॉडी खुद प्रोटीन्स बनाती है। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी बनाती है, बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो राइबोसोम में राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम जितने भी प्रोटीन्स हमारी बॉडी को चाहिए, रिक्वायरमेंट होते हैं हमारी बॉडी की कि डे टू डे में कितने प्रोटीन्स लगेंगे, कितनी एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, वो कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? राइबोसोम कर रहा है। तो राइबोसोम का काम क्या है? पूरी बॉडी के लिए प्रोटीन बनाना। क्या करना? प्रोटीन बनाना। ठीक है, अब प्रोटीन्स होते क्या है? जैसे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारा शुगर की चेन होती है, हम बोलते हैं वो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, मेल्टोज है, ये सब होता है कार्बोहाइड्रेट, उनकी चेन होती है। तो जो प्रोटीन होता है वो किसकी चेन होती है? तो जो प्रोटीन होता है वो हमारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड। तो जो अमाइनो एसिड की चेन होती है वो ही क्या होती है? प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो अमाइनो एसिड में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, अलग अलग अमाइनो एसिड अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन हमें कौन बना के दे रहा है? ये अमाइनो एसिड की चेन कौन बना रहा है? हमारा राइबोसोम बना रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो राइबोसोम का जो टर्म था वो किसने कॉइन किया था? वो पैलेट ने कॉइन किया था। ठीक है, इसलिए इसको पैलार्ड्स पार्टिकल भी बोलते हैं। बाद में इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये बनाता ही प्रोटीन है। जब ये प्रोटीन बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे। ठीक है, इसको ऑर्गेनल्स विद इन एन ऑर्गेनल्स ये नाम भी दिया हुआ है। अब ये नाम क्यों दिया हुआ है कि इसको ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स बोलते हैं? क्योंकि ये जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, हाँ ठीक है, हमारा ऐसा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद एक ऑर्गेनल था। ठीक है, और उसके ऊपर ये प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स ये प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसको क्या बोला गया है? ऑर्गेनल्स विद इन एन ऑर्गेनल्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा न्यूक्लियोलस था, ठीक है, उस न्यूक्लियोलस के अंदर भी आरएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, तो वो भी एक ऑर्गेनल है। तो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल प्रेजेंट था। ठीक है, इसके लिए इसको ये नाम दिया गया है। ऑल लिविंग सेल्स हैव राइबोसोम, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सबके अंदर राइबोसोम होता है। बट एक्सेप्शन है, आरबीसी के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते। क्या बोला है? आरबीसी के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, स्पेशली हम बोल सकते हैं जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उनके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते। गॉट इट? चलो आगे देखते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड द मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेनलेस होते हैं। इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, सीधे टाइनी टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ऊपर कोई अलग से कवरिंग या अलग से मेम्ब्रेन इसमें नहीं मिलती हमें। ठीक है,
अब इसके कोई टाइप्स है, जैसे ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट है, दोनों टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो, तो उस पर डिपेंड करके इन्होंने बता दिया, जैसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। बट जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, और जो ये यूकैरियोटिक वाले वो हमारे 80S होते हैं। ठीक है, जो S है यहाँ पर ये यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है, बाद में इसमें होते हैं लार्ज। अब जो प्रोकैरियोटिक है, जो भी राइबोसोम होते हैं उसके दो यूनिट होते हैं, एक तो स्मॉल यूनिट होगा, एक लार्ज यूनिट होगा, जो हम यहाँ नीचे देख सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग लार्ज यूनिट बोलते हैं, नीचे वाला इसको स्मॉल यूनिट बोलते हैं। तो अगर ये 70S राइबोसोम है तो इसका लार्ज यूनिट कौन सा रहेगा, 50S, और ये 30S। और ये जो यूकैरियोटिक है इसका लार्ज यूनिट ये वाला कौन सा रहेगा, 60S, ये वाला हो जाएगा 60S, और ये वाला हो जाएगा 40S। ठीक है, तो ऐसे इनको डिवाइड किया गया है राइबोसोम्स को। अब मैम ये जो आप एक बीच में से जो एक चेन जा रही है, ठीक है, ये चेन क्या कर रही है, ये चेन जा रही है, आपने यहाँ पे mRNA लिखा हुआ है। हाँ, तो राइबोसोम्स क्या करता है, जैसे स्ट्रक्चर है राइबोसोम का, तो यहाँ से जो चेन जा रही है राइबोसोम क्या करेगा, इस चेन को रीड करेगा। क्या करेगा, इस चेन को वो रीड करेगा। ठीक है, रीड करके वो क्या बनाएगा, रीड करके वो अमाइनो एसिड बनाएगा। ठीक है, इनको फिर वो फोल्ड करेगा, और फोल्ड करने के बाद में फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो वो पहले क्या करेगा, पहले mRNA को रीड करेगा, फिर रीड करने के बाद में वो सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स बनाएगा, और फिर अमाइनो एसिड्स को जो प्रोटीन चाहिए उसके हिसाब से उसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके एक फंक्शनल प्रोटीन बनाएंगे जो हमें आगे चाहिए रहता है। हमें सेल डिवीजन के टाइम पे भी चाहिए ट्यूबुलिन्स, ये भी एक प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वगैरह हो गए। हमारे एक्टिन और मायोसिन जो हमारे मसल्स में काम आते हैं, ये भी प्रोटीन है। तो ये सारे प्रोटीन्स हमारे राइबोसोम्स बना के देता है। ठीक है, अब ये जो 70S राइबोसोम्स है और ये 80S है, नाम तो ठीक है 80S लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, ओके गॉट इट। बट ये 80S प्रेजेंट का होता है, ये 80S हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, न्यूक्लियस और उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैम 70S कहाँ प्रेजेंट होता है, 70S एक तो 70S जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उसमें प्रेजेंट होगा। उसके अलावा जो 70S राइबोसोम्स होते हैं ना, वो हमारे यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोला मैंने, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक, लेकिन उसके अंदर जो हमारा राइबोसोम होगा वो कौन सा आएगा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आएगा। ओके, गॉट इट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका जो फंक्शन होता है वो एक ही फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस का। हमारे राइबोसोम का एक ही काम है, क्या काम है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा पूरी बॉडी के लिए, जहाँ चाहिए वहाँ के लिए। सेल डिवीजन के टाइम पर हो चाहे नॉर्मल फंक्शंस करना हो, हमारे राइबोसोम्स का एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसी वजह से उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। गॉट इट। चलो अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है बच्चों, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो जनरली सिर्फ एनिमल्स में मिलते हैं। जनरली क्या, वो सिर्फ एनिमल्स में मिलते हैं और प्लांट्स में नहीं मिलते। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल से मिलते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेल बनाती हूँ, ठीक है, ये जो सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये उसके बाकी के ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस बनाया है ना, ये न्यूक्लियस के पास में इधर ऊपर ही एक दूसरे, इससे देखे ग्रीन डॉट से करूं, यहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। एकदम न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। और जो सेंट्रोसोम होते हैं ना वो पैर में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स। जैसे कि ये दो पैर है ना, 1 और 2, ये पैर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, और इस पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, सेंट्रोसोम है। क्या है, सेंट्रोसोम। और जो सेंट्रियोल्स हैं, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो सेंट्रियोल्स की जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमेशा 90 डिग्री पर प्रेजेंट होती है। कौन से डिग्री, 90 डिग्री पर ही ये प्रेजेंट रहेंगे। तो जैसे कि हमारे
जैसे कि एक ये रॉड शेप्ड हो गया, ठीक है, एक ये रॉड शेप्ड हो गया, तो ये हमेशा ऐसे 90 डिग्री पे ही प्रेजेंट होंगे, चाहे इधर हो, चाहे आप इसको ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, बट ये 90 डिग्री पे ही प्रेजेंट होंगे। इनको हम लोग इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल्स बोलेंगे। और ये पूरे क्या है, सेंट्रोजोम है जो, तो ये सेंट्रोजोम है जो कंसिस्ट करता है टू रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। और ये जो सेंट्रियोल्स है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और नियर द न्यूक्लियस होते हैं। तो अब क्या होता है, इनका सेम और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जो हमें सेल डिवीजन के टाइम पे देखने को मिलता है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, ऐसा सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, जो ये सेंट्रियोल्स है ना वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक तो ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है, और एक ये धीरे 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 नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं सॉरी पैरेलली एक दूसरे के ऐसे ऊपर नीचे हो जाएंगे। और बीच में क्या प्रेजेंट होगा, बीच में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जैसे ये डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा एक सेंट्रियोल है, वो धीरे 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 करके कहाँ पर, दूसरे पोल पे चला जाएगा, एक ऊपर के पोल पर रहेगा, एक नीचे के पोल पर रहेगा, तो मतलब दोनों डिफरेंट पोल पे चले जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, इनके अंदर से ना ऐसे देखो कुछ दिख रहे ऐसे स्टार जैसा कुछ निकल रहा है, रेज जैसी, तो ऐसे रेडिएटिंग रेज निकलती है, और ये रेडिएटिंग रेज जैसे फिर एक स्टार जैसा दिखता है जिसको बोलते हैं एस्टर्स जैसा दिखता है, ठीक है। और ये जो रेडिएटिंग जो रेज है ना, ये देखो, ये जो रेडिएटिंग रेज है ना, ये रेडिएटिंग रेज धीरे स्ट्रेच होकर क्या बनाती है, हमारा स्पिंडल फाइबर्स बनाती है। क्या बनाती है, स्ट्रेच होकर स्पिंडल फाइबर्स बनाती है। तो पहले ये रेडिएटिंग रेज निकलती है, ठीक है। ये रेडिएटिंग रेज की किससे मिलकर बनी होती है, माइक्रोट्यूबुलिन से बनी होती है, जो एक प्रोटीन है। किससे मिलकर बनी हुई होती है, ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, माइक्रो ट्यूबुलिन जो एक प्रोटीन होता है उससे मिलकर बनी हुई होती है। फिर ये क्या होता है, फिर ये स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच होकर देखो ये ऊपर से लेकर नीचे तक जा रही है ना, स्ट्रेच होकर ये ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक जाती है, ठीक है। और स्ट्रेच होकर ये क्या बना रही है, स्पिंडल फाइबर्स। क्या बना रही है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो हमारा सेंट्रोजोम था वो क्या कर रहा है, वो सेंट्रोजोम क्या कर रहा है, एक पहले जो उसको दो पार्ट में मतलब सॉरी जो सेंट्रोजोम है वो किससे कंस्टिट्यूट है, उसके पास क्या है, उसका सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ है, दो सेंट्रियोल से मतलब, या फिर हम बोल सकते हैं एक पैर ऑफ सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ है, या वो हम बोल सकते हैं दो सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो वो सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, सेंट्रियोल्स में से ऐसे ये रेडिएटिंग रेज निकलती है जिसको एस्टर्स बोलते हैं। ये रेडिएटिंग जो रेज होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई होती है, फिर जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है वो स्ट्रेच करके स्पिंडल फाइबर बनाती है। फिर ये आगे का जो हम है वो सेल डिवीजन में देखेंगे कि ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं। अब के लिए इतना याद रखो, सेंट्रोजोम का काम क्या है, वो स्पिंडल फाइबर्स बनाती है। गॉट इट। चलो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस। यस, ये हमेशा न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोजोम प्लांट के अंदर नहीं मिलते, ठीक है। तो ऐसा एमसीक्यू आया, द सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्लांट सेल, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। फिर ऑप्शंस दे दे सेंट्रोजोम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, या फिर ऑप्शन दे दे सेंट्रोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या दे दे वैक्यूल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोस। तो ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ईच सेंट्रोजोम कंसिस्ट्स ऑफ द टू रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। जो नॉन मेम्ब्रेनियस होते हैं, इनको मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। तो टू रॉड शेप स्ट्रक्चर जिनको मेम्ब्रेन नहीं है, इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं आर अ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट डेवलप नंबर ऑफ रेडिएटिंग थ्रेड्स एंड अपीयर एज एन एस्टर्स। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है वो क्या करती है, ऐसे रेज निकालती है जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्टर्स बोलते हैं, क्योंकि वो एकदम स्टार जैसा दिखता है इसलिए उसको एस्टर्स बोला जाता है। और फिर ये एस्टर ही इसकी जो रेडिएटिंग रेज है जो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई थी वो ही स्ट्रेच होकर स्पिंडल फाइबर बनाती है, ठीक है। फंक्शन देखते हैं। तो सेंट्रोजोम हेल्प इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। हाँ, हमने देखा कि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो कैसे बनेंगे, और इन्वॉल्व इन द सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर्मेशन। हाँ, ये क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला जो होते हैं, जैसे सीलिया का एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, तो हमारे
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो ओवम होता है, जहाँ से जो ओवरी होती है, जहाँ से ओवम रिलीज होता है, तो वो ओवम, उस ओवम को जहाँ मतलब यूट्रस तक पहुंचाने की, या फिर आप बोल सकते हो उसको आगे लेके आने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सीलिया की होती है। सीलिया ना ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर किसी को मूव करना है ना, तो ऐसे 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 करके उसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही फ्लैजिला रहता है। बट फ्लैजिला में क्या डिफरेंस रहता है, फ्लैजिला थोड़ा लॉन्ग होता है, फ्लैजिला लॉन्ग होता है, जो सीलिया होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। तो फ्लैजिला भी क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। पैरोक्सीजोम क्या पढ़ेंगे, पैरोक्सीजोम्स। जो पैरोक्सीजोम्स होते हैं ना बच्चों, ये भी है ना एक नॉर्मल ऐसे ऐसे सर्कल जैसे स्पेरिकल ओवल राउंड जैसे शेप के होते हैं, उनके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये जो होते हैं वो दोनों में मिलते हैं, हमारे प्लांट में भी मिलेंगे और एनिमल में मिलेंगे, और दोनों में इसका अपना अपना काम है। जो मेन काम है इसका डिटॉक्सिफिकेशन का है। क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का। इसको ऐसा है कि मैं कचरा साफ करूँ, ठीक है, मैं डिटॉक्सीफाई करूँ। तो एनिमल सेल में ना अब डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, तो एनिमल सेल में कहाँ प्रेजेंट होंगे, डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, हमारी बॉडी का किडनी और लीवर। तो ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं किडनी एंड लीवर के अंदर, ठीक है। इन एनिमल्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी और लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किडनी और लीवर के अंदर प्रेजेंट होकर ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं, कोई भी सब्सटेंस होगा, क्या होगा, एनी सब्सटेंस जो जो मतलब इनको लग रहा है कि ये खराब है, ये हमें नहीं चाहिए, ये टॉक्सिक है, ये नहीं चाहिए, तो उसका क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, और ऑक्सीडाइज करके उसके बनाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालाइज करके क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे। तो वो वाटर वो है वो आराम से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकता है। तो ऐसे करके ये लोग क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसके अलावा जो हमारा पैरोक्सीजोम है वो एक और काम करता है, वो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करता है। किसका ब्रेकडाउन करता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करता है। यहाँ लिखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। और जो ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड करता है जनरली बीटा ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। जो लंबी लंबी फैट्स की जो चेन होती है ना उसको तोड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टू डिटॉक्सीफाई और रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल बाय कैरिंग आउट ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। तो कोई भी सब्सटेंस होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, उससे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना के फिर उसका वाटर मॉलिक्यूल बना के उसको रिमूव कर देंगे। उसके अलावा ये जो हमारे फैटी एसिड होते हैं उनका ब्रेकडाउन भी करता है। बट प्लांट में क्या करते हैं, प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन एक साइकिल होती है, C2 साइकिल होती है, वो आप आगे पढ़ोगे। तो अभी के लिए तो याद रखो कि प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन करवाता है, ठीक है। इसका हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं एक बार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, यस, ये स्पेरिकल होता है और एक सिंगल मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों में मिलता है, प्लांट्स में भी मिलता है, एनिमल्स में भी मिलता है, ठीक है। स्मॉल स्पेरिकल ऑर्गेनल्स है कंटेनिंग पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, यस, इसके अंदर क्या रहते हैं, पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम। अब पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, इसी वजह से तो ये डिटॉक्सीफाई कर पा रहा है, क्योंकि अगर डिटॉक्सीफाई करके ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना उस सब्सटेंस को। अगर इसके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम नहीं होंगे तो ये ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, है ना। तो इसके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, इसी की वजह से ये अच्छे से उसको ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, और ऑक्सीडाइज करके उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाकर फिर उस फर्दर उसका वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनाकर उसको बॉडी से रिमूव कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो और इसमें क्या करेगा, प्लांट में क्या करेगा, प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन कराता है, जो C2 साइकिल होती है वो हम आगे पढ़े दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो समझ आया। तो जो सेल ऑर्गेनल्स थे वो कंप्लीट कर दिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, बाय बाय।